हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड के बारे में। ठीक है, मेंडल ने दिया था, मेंडल साइंटिस्ट थे। तो मेंडल की इस थ्योरी को जानने से पहले हमको कुछ टर्म्स जो मेंडल की थ्योरी के अंदर यूज़ होने वाले हैं उन टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेंडल की थ्योरी के अंदर जो टर्म्स यूज़ होते हैं, अगर आपको वो टर्म्स नहीं पता होंगे तो आप पूरी की पूरी मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड को ईजिली समझ नहीं पाओगे। तो जल्दी से हम टर्म्स जो यूज़ होने वाली हैं इस मेंडल्स की थ्योरी के अंदर उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहली जो टर्म यूज़ होगी क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम क्या होता है। आपकी बॉडी के अंदर दो तरीके की सेल्स होती है, एक होती है सेक्स सेल और एक होती है नॉर्मल सेल, जो आपकी बॉडी के स्किन के अंदर, बोन के अंदर, हर जगह मिलती है। ठीक है, और एक होती है सेक्स सेल, जैसे स्पर्म हो गया, ओवम हो गया। तो आपका जो सेल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा रीजन होता है जिसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या मिलते हैं, न्यूक्लियोलस में पाए जाते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिनको हम डीएनए के नाम से जानते हैं। इन डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो नॉर्मल सेल होती है उनके अंदर 46 नंबर में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो जितनी भी सेक्स सेल्स होती हैं जैसे स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, उसके अंदर सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर स्पर्म के अंदर 23 है, ओवम के अंदर 23 है, तो दोनों मिलके 46 बनाते हैं, तब जाके एक बेबी प्रोड्यूस होता है। तो क्रोमोसोम का मतलब समझ गए, कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक क्रोमोसोम आपका देख लिया, कुछ ऐसा आपको क्रोमोसोम दिखाई देता है। ठीक है, तो कहाँ मिलता है, डीएनए के अंदर मिलता है। समझ में आ गई बात। तो क्रोमोसोम समझ में आ गया है कि व्हाट इज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट, आपके डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्रोमोसोम क्या करता है, एक किसी भी कैरेक्टर को किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मतलब उनके बेबी में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जीन के बारे में। तो आप बोल सकते हो एक जीन जो होता है वो यूनिट ऑफ डीएनए होता है ऑन द क्रोमोसोम। आप बोल सकते हो कि क्रोमोसोम के छोटे से पार्ट को, एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि क्रोमोसोम के अंदर ही आपका जीन प्रेजेंट होता है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर जीन का काम होता है किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो जीन का मतलब समझ आया, क्रोमोसोम का मतलब समझ आया, न्यूक्लियस का मतलब, न्यूक्लियोलस का मतलब समझ आया। तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा सेल के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, जीन्स। तो समझ में आ गया कि जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर। काम क्या होता है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे मॉम या डैड का जो हेयर कलर है वो मैक्सिमम चांस है कि बेटे का भी या बेटी का भी हेयर कलर वैसा ही होगा। तो जीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है। तो ये टर्म सेकेंड टर्म थी आपकी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म के बारे में। उससे पहले आपको इस चैनल को ना सब्सक्राइब करना है। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में, जो कि है आपकी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर जीन प्रेजेंट होता है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में याद रखनी है कि जितने भी आपके न्यूक्लियस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक न्यूक्लियस ले लिया, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियोलस डीएनए, डीएनए के अंदर प्रेजेंट है कितने, 46। नॉर्मल सेल के अंदर 46 नंबर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इन क्रोमोसोम्स के यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे जीन मिलेंगे, और एक छोटा सा जो जीन का टुकड़ा होता है वो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए। क्लियर, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम, कितने, 46 नॉर्मल सेल में। और अगर आपकी सेक्स सेल की बात आए तो कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। उनके अंदर जीन होते हैं, और जीन का छोटा सा हिस्सा एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेट्स की। देखो दो तरीके की ट्रेट्स होती हैं, एक होती है डोमिनेंट ट्रेट, एक होती है रिसेसिव ट्रेट। क्या है ट्रेट का मतलब, क्या है ट्रेट का, बेसिकली अगर मैं सिनोनिम बताऊं तो उसका सिनोनिम होता है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मॉम और डैड, दो यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक दोनों के ही हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि डैड का जो आई बॉल का कलर था वो ब्राउन था। क्लियर, और मॉम की आइज़ का कलर जो था वो ब्लू कलर का था। और जो उनसे चाइल्ड पैदा हुआ, जो बच्चा उनका हुआ, उसकी आई के कलर अगर आपको ब्राउन दिख रहा है
जो करेक्टर बच्चे में दिख रहा है उसका मतलब है कि जो डैड हैं वो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट या फिर डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, कि जो बच्चे के अंदर जो करेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहा है वो किसका दिखाई दे रहा है, मम्मी का या पापा का? ऑफ कोर्स पापा का दिखाई दे रहा है। तो पापा यहाँ पे डोमिनेंट हो गए और मॉम क्या होगी, मॉम के जो ट्रेट्स होंगे वो रिसेसिव ट्रेट्स होंगे। तो जिस भी या तो मेल का या फीमेल का या जिस जो भी करेक्टर आपको बच्चे में या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में या नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दे वो करेक्टरिस्टिक डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक या डोमिनेंट ट्रेट होती है। क्लियर? तो डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्लियर हो गया। सीधी बात है, मम्मी और पापा में से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक जिसके दिखे बच्चे में उन दोनों में से वो क्या है, डोमिनेंट है। जिसका करेक्टरिस्टिक बच्चे में नहीं दिखे तो उसको बोलते हैं रिसेसिव। क्लियर? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फिनोटाइप और जीनोटाइप। ये भी टर्म्स ही हैं, आप मेंडल की थ्योरी को पढ़ोगे इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। देखो फिनोटाइप वो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसी चीज़ को आंखों से देख रहा हूँ तो उसकी क्या देख रहा हूँ, अपेरेंस, फिजिकल अपेरेंस देख रहा हूँ। तो फिनोटाइप वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम आंखों से देख के बताते हैं कि हाँ ये वाइट कलर का है, ये ब्लू कलर का था लेकिन इनका जो बच्चा हुआ वो वाइट कलर का है, तो ये फिनोटाइप कैरेक्टर हो गया। लेकिन जब हम किस चीज़ को देखते हैं, उनके जीन्स को देखते हैं, तो उस जीन के को देख के हम किसी चीज़ को बताते हैं, उनको बोलते हैं जीनोटाइप कैरेक्टर्स। क्लियर? इसको हम किसी भी इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? और एक चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा, जो भी डोमिनेंट करेक्टर होगा उसको कैपिटल लेटर से, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे डोमिनेंट लेटर मैंने कहीं पे भी कैपिटल लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो करेक्टर या फिर वो लेटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंसी को। और कहीं पे भी मैंने स्मॉल लेटर में किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट किया है तो उसका मतलब है ये रिसेसिव ट्रेट है या रिसेसिव करेक्टरिस्टिक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। जीनोटाइप का मतलब जीन से है और फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपेरेंस से है। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे F1 और F2 जनरेशन्स क्या होती हैं। देखो बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। F1 जनरेशन का मतलब है कि ये आपका पेरेंट्स ने क्या किया, एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हुए। पेरेंट्स एक दूसरे के गैमेट्स को देके न्यू बेबी को प्रोड्यूस करेंगे। तो जो पहली जनरेशन होगी, जो पहला बच्चा होगा उसको बोलेंगे F1 जनरेशन। और इसके बाद में जो ये पहली जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन पैदा होगी उसको बोलेंगे F2। और F2 से जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी F3। बस यही डिफरेंस होता है F1, F2, F3, F4, F5 जनरेशन्स के बीच में। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये बातें आपको याद रखनी है, F2 जनरेशन, F1 जनरेशन क्या होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम यहाँ पे इनहेरिटेंस को जो मेंडल ने समझाया उसको हम यहाँ पे सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंडल ने एक चीज़ यहाँ पे की जो कि थोड़ी सी आपको खटकेगी दिमाग में। क्या? उन्होंने इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक प्लांट यूज़ किया जिसका नाम था पी प्लांट। मटर का पौधा यूज़ किया, मटर का प्लांट यूज़ किया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मटर का प्लांट ही क्यों यूज़ किया। देखो एक्चुअली क्या था, उनको स्टडी करनी थी और स्टडी करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान को लेके वो स्टडी करेंगे तो उनको सालों लग जाएंगे। पी प्लांट्स क्या करते हैं, जल्दी से रिजल्ट्स देते हैं। तो उन्होंने जल्दी रिजल्ट्स लेके और अपनी थ्योरी को एक नोटबुक में लिख दिया। उसी थ्योरी को हम इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं। तो वो थ्योरी को हम बेसिकली इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक तरीके से बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट की हुई चीज़ को लिखा हुआ है और उस लिखी हुई चीज़ को हम समझते हैं, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि इसके कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन हो कि ऐसा ही क्यों हुआ, बच्चा टॉल ही क्यों पैदा हुआ, बच्चा डॉफ ही क्यों पैदा हुआ। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट को नोटबुक में लिखा, उस एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ते हैं। क्लियर? आप बोल सकते हो दिस इज एम्पेरिकल थिंग। ओके, तो मटर के पौधे को इसलिए चूज़ किया कि उसकी टाइम ड्यूरेशन कम होती है नए ऑफस्प्रिंग देने की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। मोनो मतलब सिंगल, एक, वन, ठीक है। और हाइब्रिड मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में देखा जा रहा है और वो कौन सी करेक्टर होगी वो देखेंगे। इनहेरिटेंस मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जाने को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। किसी करेक्टर के अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र होने को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो वो कौन सी करेक्टरिस्टिक थी जो उन्होंने नोटिस की। तो जो जॉर्ज मेंडल थे वो एक तरीके से साइंटिस्ट थे जो कि एक चर्च में काम करते थे। वहीं उन्होंने एक पीछे गार्डन था, वहाँ पे पी प्लांट्स के अंदर ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट्स को देख के लिख दिया, उसको हम पढ़ते हैं। पी प्लांट्स चूज़ किए गए। अब जो मोनो हाइब्रिड में जो चीज़ हम करेक्टर लेंगे वो होगी प्लांट की हाइट,
ठीक है। उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है, कुछ प्लांट ऐसे हैं मटर के जिनकी हाइट कम है, तो दोनों के बीच में क्या करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, दोनों से बच्चे जो होंगे उसको देखा और उस एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरीके से लिखा। उन्होंने एक बीज लिया टॉल प्लांट का और एक बीज लिया डॉफ प्लांट का और दोनों को मिला दिया, बोल सकते हो दोनों के बीच में इनहेरिटेंस आ गया। तो जो टॉल होगा उनकी जो पेरेंटल जनरेशन होगी वो दिखने में कैसा होगा, ये तो हो गई उनकी फिनोटाइप की वो टॉल है, लंबा है, डॉफ मतलब शॉर्ट, छोटा है। अब एक टॉल वाले का जो जीनोटाइप होगा, जो उनके क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो कैसे होंगे, ऑफ कोर्स दोनों ही कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। इसका मतलब है कि जो जीनोटाइप होंगे वो कैपिटल टी और कैपिटल डी होंगे, लेकिन डॉफ का जो होगा वो स्मॉल टी होगा, क्योंकि जो छोटे थे, बोने थे। अब क्या होगा, अब इनसे जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसको हम देखेंगे, तो इसके कितने हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं। तो जो कैपिटल टी है वो एक जीन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है और एक जीन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है, कुछ इस तरीके से कि जो गैमेट्स होंगे वो इस तरीके से अलग अलग, कैपिटल टी दोनों टी सेपरेट हो सकते हैं, स्मॉल टी दोनों सेपरेट हो सकते हैं। अब कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कितने तरीके के बच्चे पैदा कर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़ है, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि ये जो कैपिटल टी है वो इस छोटे स्मॉल टी के साथ निकल ले और जो बच्चा पैदा हो उसके अंदर जो जीनोटाइप आए वो एक कैपिटल टी आए, एक स्मॉल टी आए। तो यहाँ पे जो बेबी पैदा होगा तो वो टॉल होगा कि शॉर्ट होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो ये कैपिटल टी है वो इस स्मॉल टी के साथ में निकल ले, तो यहाँ पे कैसा बेबी प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे बेबी प्रोड्यूस होगा जिसके जीनोटाइप एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी, एक डोमिनेंट वाला एक रिसेसिव वाला। उसके बाद में यहाँ पे तीसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी सेम रहेगी, लेकिन और उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो भी सेम ही रहेगी। तो जो पहली जनरेशन होगी उसकी प्रोबेबिलिटी तो कुछ इस तरीके से रहेंगी कि जो पहली जनरेशन आएगी उसके अंदर जो आने वाले गैमेट्स होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी ही रहेंगे, तो इसको बोला गया पहली जनरेशन, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के अंदर मैं फिनोटाइप देखूँ तो क्या होंगे, ऑल टॉल, सारे के सारे टॉल होंगे, क्योंकि कैपिटल टी किसको डिनोट करता है, डोमिनेंसी को। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बेबी प्रोड्यूस होगा या फिर प्लांट प्रोड्यूस होगा वो टॉल होगा, यहाँ पे भी टॉल होगा, टॉल होगा, टॉल होगा। पहली जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है, पहली जनरेशन की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनकी जीनोटाइप्स की। देखो जीनोटाइप मतलब इनके जो क्रोमोसोम्स हैं या फिर जीन्स हैं वो कैसे हैं, सबके सेम है, तो जीनोटाइप विल बी कैपिटल टी और स्मॉल टी, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे पैदा करेंगे दूसरी जनरेशन, तो पहली जनरेशन के ही हम यहाँ पे गैमेट्स उठाएंगे और देखेंगे कि दूसरी जनरेशन कितनी पॉसिबिलिटीज़ दे सकता है। तो पहली जनरेशन के जो गैमेट्स होंगे वो होगा कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनकी कितनी तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो ये कैपिटल टी है वो कैपिटल टी से मिल जाए और जो बेबी प्रोड्यूस हो उसके अंदर जो गैमेट्स हों वो दोनों ही कैपिटल टी हो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो स्मॉल टी है वो स्मॉल टी से मिल जाए। यहाँ पे देखो डिफरेंस आ रहा है, सेकेंड जनरेशन में डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो टॉल नहीं होगा, डॉफ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों के दोनों गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल टी होंगे, मतलब छोटे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम इस कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम आपका वही आ रहा है रिजल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखी जाए तो आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है, तो ये होगा आपका F2 जनरेशन। इस F2 जनरेशन के फिनोटाइप को देखोगे तो जो 3:1 होगा वो होगा आपका टॉल का, टॉल होंगे 3 और डॉफ मतलब बोने होंगे 1, तो 3:1 इनका फिनोटाइप रेशियो होगा। जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप रेशियो होगा कि जो आपका कैपिटल टी होगा वो कितने हैं यहाँ पे बताओ, 1, और स्मॉल टी वाले कितने हैं, स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी वाले भी हैं आपके 1, और लेकिन एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, कितने हैं 2, तो यहाँ पे 1:2 के रेशियो में आपको जीनोटाइप्स देखने को मिलेंगे। तो ये रिजल्ट आ गए आपके मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन के। अब क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए, क्योंकि थोड़ा सा ये जो वेब जैसा दिख रहा है, जाला जैसा दिख रहा है, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो एक प्यूनेट साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक चीज़ आविष्कार किया, एक चीज़ डिस्कवर की जिसको बोला गया प्यूनेट स्क्वायर। ये एक मेथड है इसको समझने का। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक स्क्वायर डिज़ाइन किया, इस स्क्वायर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट्स पे आप क्या रखो, गैमेट्स को रखो, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे F2 जनरेशन के यहाँ पे रिजल्ट्स को लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी वर्टिकली, और फिर लिखा मैंने हॉरिजॉन्टली, तो जो रिजल्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा,
यहाँ पे आएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में एक बार हॉरिजॉन्टली चलो फिर आप वर्टिकली चलो, तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस बॉक्स में क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस बॉक्स में आएगा दोनों स्मॉल टी। तो क्या यहाँ पे मुझे वही रिजल्ट्स नहीं मिल गए जो पहले आपको उस वेब को बनाने पे मिल रहे थे? बिल्कुल। तो ये भी एक तरीका है किसी भी इनहेरिटेंस को समझाने का। किसने निकाला? प्यूनिट साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्यूनिट स्क्वायर दिया, ये थे आपके साइंटिस्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डाई हाइब्रिड। डाई मतलब दो, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को लेके इनहेरिटेंस करवाएंगे। पहले हमने सिर्फ हाइट को करवाया था, एक ही यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक था। अभी यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे और दो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे वो देखेंगे। यहाँ पे हम उनकी शेप के ऊपर दो कैरेक्टरिस्टिक और उनके कलर के ऊपर लेंगे, एक कलर और एक शेप को हम उनकी हाइब्रिड या बोल दो कि उनकी कैरेक्टर्स को बेस मानेंगे। तो यहाँ पे जो सीड होता है उसका शेप और उसका कलर को लेके ही हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो उन्होंने एक प्लांट लिया मेंडल ने, और जो प्लांट लिया उसके जो बीज थे वो राउंड थे और येलो आते थे, और दूसरा प्लांट लिया उसके जो बीज थे वो रिंकल्ड और ग्रीन कलर के आते थे। तो उन्होंने देखा कि जो राउंड के जो जीनोटाइप होंगे उनको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। आप बोलोगे क्यों किया? क्योंकि ये डोमिनेट कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो थ्योरी लिखी है उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आ रहा था उसमें देखा कि येलो क्या है, डोमिनेंट है, तो जो डोमिनेंट है उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली जो रिंकल्स हैं उनके अंदर स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? यहाँ पे एक कैपिटल आर और वाई और एक कैपिटल आर और वाई को सेपरेट कर दिया। सिमिलरली स्मॉल आर और स्मॉल वाई को सेपरेट कर दिया गया। तो यहाँ पे फिर आपको ये गैमेट्स मिल चुके हैं। तो गैमेट्स मिलने के बाद हम पहली जनरेशन देखेंगे कि कैसे बनती है। हम प्यूनिट स्क्वायर से देखेंगे, इजीली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिख दी, ये वाली वैल्यू लिख दी, उसके बाद में ये वाली वैल्यू, उसके बाद में वर्टिकली आपने इन दोनों को लिख दिया। आप चाहो तो इन दोनों को हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हो, कोई बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, सेम रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो रिजल्ट्स देखने को मिला वो देखा कि इस बॉक्स के अंदर क्या मिलेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। पहला रिजल्ट तो ये मिला। दूसरा रिजल्ट क्या मिला? दूसरा रिजल्ट ये मिला, तीसरा ये मिला, चौथा ये मिला। तो इस तरीके से हमें ये रिजल्ट्स मिले फॉर द डाई हाइब्रिड F1 जनरेशन के। अगर मैं इनके फिनो मतलब दिखने में कैसे होंगे, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे बॉक्स के अंदर ये वाली जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी। यहाँ पे देखो आर कैपिटल भी है और वाई भी है, तो राउंड एंड येलो, और उसके बाद में यहाँ पे भी राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। मतलब सारे के सारे जो पहली जनरेशन के जो पौधे उगेंगे, प्लांट उगेंगे, उनके बीज राउंड एंड येलो ही होने वाले हैं। तो उनका जो फिनोटाइप होगा वो तो या राउंड एंड येलो ही होगा, और जीनोटाइप सेम, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपका आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करवाने वाले हैं, अब हम जो आपकी F1 जनरेशन आई उसको हम इनहेरिटेंस या फिर बोल दो पॉलिनेशन करवा के F2 जनरेशन निकालेंगे। तो देखेंगे कि F1 जनरेशन से कितने गैमेट्स मिल सकते हैं। तो F1 जनरेशन से मैक्सिमम पॉसिबल जो गैमेट्स होंगे वो होगा आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। पहली तो ये गैमेट्स, और को ये वाले गैमेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये गैमेट्स आपको मिल गए। अब हम इनके बीच में क्या करवाएंगे, पॉलिनेशन करवाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। दिस इज द डाई हाइब्रिड। यहाँ पे दो चीज़ों को लेके देख रहे हैं, और सेकंड जनरेशन है। इसके अंदर प्यूनिट स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो जितने भी ये पॉसिबिलिटीज़ आई हैं 1 2 3 4, इनको चाहो तो वर्टिकली चाहो तो हॉरिजॉन्टली, सिमिलरली 1 2 3 4 इनको चाहो तो हॉरिजॉन्टली चाहो तो वर्टिकली आप जमा के और प्यूनिट स्क्वायर का रिजल्ट निकाल सकते हो। तो मैंने इस तरीके से पहले हॉरिजॉन्टली जमाया, फिर वर्टिकली जमाया, फिर जो रिजल्ट आए उनको मैंने इन बॉक्सेस में लिख दिया, ठीक है। बॉक्सेस में लिखने के बाद में ये कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हो, आप खुद करके देखोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे ये F2 जनरेशन है, तो यहाँ पे जीनोटाइप फिनोटाइप भी जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो राउंड और येलो दिखने वाले कितने हैं, 9 हैं, तो ये फिनोटाइप हो गया। राउंड और ग्रीन दिखने वाले 3 हैं, देख लो बॉक्सेस आप खुद काउंट करो। उसके बाद में रिंकल्ड और येलो दिखने वाले 3 हैं, और रिंकल्ड और ग्रीन दिखने वाला सिर्फ ये है 1। तो यहाँ पे फिनोटाइप का रेशियो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिनोटाइप का रेशियो होगा 9:3:3:1, जिसमें 9 होंगे राउंड येलो, राउंड ग्रीन होंगे 3, रिंकल्ड येलो होंगे 3, रिंकल्ड ग्रीन होंगे 1,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिनोटाइप का रेशियो मिल गया। सिमिलरली जीनोटाइप का रेशियो कभी पूछा नहीं जाता, अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस रेशियो को याद रख सकते हो, नेवर, नोबडी विल आस्क यू। तो फिनोटाइप इज इंपॉर्टेंट हियर। तो F2 जनरेशन का ये रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये आपका मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू एवरीबॉडी।